नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल नॉलेज में। तो अभी तक हमने संविधान के बारे में चर्चा करी थी, तो उसमें हमने 1892 तक के अधिनियम पढ़ लिए थे, वहां तक के आर्टिकल हो गए थे। तो इसके बाद हम आज के वीडियो में 1909 का, 1919 का, 1935 का कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम खराब ना करते हुए चलते हैं अपने अधिनियमों की तरफ। तो 1919 आज का पहला अधिनियम है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इस 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो था भारत का वाइसराय जो था वो था मिंटो, लॉर्ड मिंटो। ये क्या था? वाइसराय। तो इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो भारत का वाइसराय इस समय कौन था? भारत का वाइसराय था लॉर्ड मिंटो। ठीक है। और ये जो मार्ले था ये था भारत का सचिव, भारत सचिव था ये। तो इन दोनों के नाम पर ही इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो इन्होंने सुधार किए वो रखा गया। तो भारत सचिव इस समय था मार्ले। ठीक है। और वाइसराय कौन था? मिंटो, लॉर्ड मिंटो वाइसराय था और भारत सचिव था जॉन मार्ले। ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत दूसरी चीज क्या हुई? तो इस अधिनियम के तहत दूसरी चीज क्या हुई ये देखेंगे। तो इसके तहत भारत में इन दोनों ने क्या किया, जो फूट डालो राज करो की राजनीति थी अंग्रेजों की, उसको चरितार्थ करता है ये वाला अधिनियम। किसको चरितार्थ करता है? फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की राजनीति जो इनकी अंग्रेजों की थी उसको चरितार्थ करता है। वो कैसे करता है? इस अधिनियम के तहत इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी। सांप्रदायिक प्रणाली इसको अपनाना शुरू कर दिया। और सांप्रदायिक प्रणाली कैसे अपनाई इन्होंने? सांप्रदायिक प्रणाली कैसे अपनाई इन्होंने? मुस्लिमों को जो था ना, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी इन्होंने। पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए मुस्लिमों को कि वहां पे केवल मुस्लिम ही वोट करेंगे और वही भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था इनका पहली फूट डालो राज करो की राजनीति में पहला कदम था इनका, सांप्रदायिक प्रणाली को आगे बढ़ाना और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना। तो इसलिए यह अधिनियम अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति को चरितार्थ करता है। इसके बाद क्या किया इन्होंने? भारत के पक्ष में लेने के लिए, भारत के विश्वास जीतने के लिए इन्होंने वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तीसरी चीज क्या करी इन्होंने? वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें पहला भारतीय चुना, पहला भारतीय सदस्य को उसमें ऐड किया इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन था? ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहला सदस्य था जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड हुआ था भारत का। तो भारत का पहला सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये विधि सदस्य के रूप में ऐड किया गया था। मतलब विधायी जो कार्य होते थे उन्हीं में इसकी सलाह ली जाती थी। तो विधि सदस्य के रूप में इसको ऐड किया गया था। तो इस अधिनियम के तहत 3-4 चीजें हुई थी। सबसे पहले तो इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इस समय भारत का वाइसराय मिंटो था और भारत सचिव मार्ले था। तो इन दोनों के नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा गया। ये फूट डालो राज करो की राजनीति को चरितार्थ करता है। सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत कर दी इन्होंने, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिए गए। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारत का विश्वास जीतने के लिए पहला भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इन्होंने ऐड कर लिया। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? हमने 1892 के अधिनियम के तहत पढ़ा था कि बजट प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी थी। ठीक है, बजट प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी थी। ये हमने 1892 के अधिनियम में कल पढ़ा था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इस अधिनियम के तहत इसमें पूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान कर दिया। जो बजट में पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो आप, पूरक प्रश्न पूछने का जो
अधिकार था वो इस अधिनियम के तहत इन्होंने ऐड कर दिया। अब आप बजट में पूरक प्रश्न पूछ भी सकते हो। तो ये चीजें इस अधिनियम के तहत हुई है। तो इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो साथ के साथ, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला अधिनियम पढ़ेंगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो अगला वीडियो पढ़ते हैं, अगला चैप्टर पढ़ते हैं हम 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 को पढ़ते हैं। इस अधिनियम को क्या कहते हैं? इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्स कोड भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्स कोड, मॉन्टेग्यू चेम्स कोड सुधार अधिनियम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्स कोड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 को कहा जाता था मार्लियामेंटो। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसको क्यों कहा जाता था ये। तो इस समय ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ? द्वैध शासन की शुरुआत हुई। सबसे पहले द्वैध शासन कहां पे? प्रांतों में। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी इस अधिनियम के तहत। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत इस अधिनियम के तहत हुई। और द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक कहा जाता है लियोनल कार्टिस को। किसको कहा जाता है? लियोनल कार्टिस को इसका जनक कहा जाता है द्वैध शासन का, ठीक है। तो द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में हुई थी इस अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत और क्या चीज हुई थी? इस अधिनियम के तहत जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो दाव खेला था, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दाव खेला था, उसको और बढ़ावा दिया गया। और मुस्लिमों के साथ साथ जो भारतीय ईसाई, यूरोपीय ईसाई थे, भारतीय जो ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके थे, जो भारतीय ईसाई थे यूरोप में रहने वाले, उनको भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की क्षेत्र दे दिए गए। तो इससे सांप्रदायिकता को और भी बढ़ावा दिया गया। इसके साथ मुस्लिमों के साथ साथ इसमें भारतीय ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई। इस अधिनियम के तहत और क्या चीज हुई? इस अधिनियम के तहत हुई प्रांतीय बजट को, जो प्रांतीय बजट था उसको केंद्रीय बजट से अलग किया गया। मतलब प्रांत भी अपना बजट अलग घोषित कर सकते हैं। जैसे अभी होता है राज्यों का बजट अलग घोषित होता है, प्रांत केंद्र का अलग होता है। तो प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया इस अधिनियम के तहत, ठीक है। दूसरी चीज ये हुई। तीसरी चीज क्या हुई? इस अधिनियम के तहत ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है, एक एक लाइन इंपोर्टेंट है। आपको ये एक लाइन नोट करती रहनी चाहिए अपने रजिस्टर में, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। उसके बाद इस अधिनियम के तहत महालेखा परीक्षक इसका पद सृजन किया गया। महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत महालेखा परीक्षक का पद घोषित किया गया। इस अधिनियम के तहत और क्या हुआ? 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसको अभी यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ये आयोग ली कमीशन की सिफारिश पर बनाया गया था। ली कमीशन कब बनाया गया था? 1919 में। तो ली कमीशन 1919 में जो गठित हुआ था, इसकी सिफारिशों पे 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और इसी के द्वारा सबसे पहले एक आईसीएस की परीक्षा ली गई थी, जो इलाहाबाद में आयोजित हुई थी।
ठीक है। इस यूपीएससी के द्वारा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा आईसीएस की परीक्षा ली गई थी, जो इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। तो ये चीजें इस अधिनियम के तहत कि प्रांतीय बजट को केंद्रीय से अलग करना, प्रांतों में द्वैध शासन का लागू करना, इसका द्वैध शासन का जनक लियोनार्ड कार्टिस, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा देना, महालेखा परीक्षक का पद सृजन करना, 1926 में यूपीएससी की स्थापना करना और ली कमीशन के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग इसका गठन करना, किस समिति की सिफारिश पे, ली कमीशन की सिफारिश पे, ठीक है। इस अधिनियम के तहत नरेश मंडल, जो कि राजाओं का घोषणा की मंडल बनाया गया था, तो नरेश मंडल की स्थापना भी इस एक्ट के तहत हुई। या इस अधिनियम के तहत नरेश मंडल की स्थापना की गई थी दिल्ली, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, मुख्यालय कहां पे बनाया गया था, दिल्ली में। और इसका अध्यक्ष कौन था नरेश मंडल का? इसका अध्यक्ष था वायसराय। तो ये भी नोट कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नरेश मंडल का अध्यक्ष कौन होता था? वायसराय। इसका मुख्यालय कहां था? नई दिल्ली में, ठीक है। अब इस एक्ट के तहत और क्या चीज हुई थी? इस एक्ट के तहत हुआ था सबसे पहले जो रेल बजट था, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत जो रेल बजट था उसको सामान्य बजट से अलग घोषित किया गया। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग पेश किया, जो कि अब तक होता आया था। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग पेश किया जाता था, अभी भी ऐसा हो रहा था। लेकिन 2017-18 में वापस इन दोनों बजट को एक साथ पेश किया गया, ठीक है, एक साथ। तो अब एक साथ पेश किए जाने लगे ये दोनों, ठीक है, 2017-18 से। पहले रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। ये अलग किया था एकवर्त समिति थी, एक वर्त समिति की सिफारिशों पर। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था? एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। और 2017-18 से वापस इसको एक साथ पेश किया जाने लगा, ठीक है। तो ये था 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पढ़ेंगे हम 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जामों में। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना, आप अच्छे से लिखना, इसको अच्छे से समझना और एक एक चीज को नोट करते जाना। बहुत क्वेश्चन बनेंगे एक एक चीज से। आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन जरूर आएंगे, मैं सही कह रहा हूं, अभी से याद जरूर कर लेना। तो अगला अधिनियम है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस सौ 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? और हाँ, एक बात और, इससे पहले वाला जो हमने अधिनियम पढ़ा था 1919 का, उस अधिनियम में कुछ बातें रह गई है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस अधिनियम के बारे में कुछ कथन कहे गए हैं। जैसे उस कथन के 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसको बेड़ियों का जाल कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। क्या कहा है? कि ये जो अधिनियम है ये बेड़ियों का जाल है। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था बेड़ियों का जाल। इसके बाद इसका दूसरा कथन कहा गया है। दूसरा कथन इसको कहा गया बेड़ियों का जाल, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद बिना सूरज का सवेरा, बिना सूरज का सवेरा, ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा। तो ये कथन 1919 के अधिनियम के बारे में कहा गया था। इन दोनों ने कहा, इस अधिनियम को देख के बेड़ियों का जाल कहा सुभाष चंद्र बोस ने और बिना सूरज का सवेरा कहा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तो अब पढ़ते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था? वहां पे तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो उस प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1919 में, उसका तो अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। केंद्र में द्वैध शासन
तो ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रांतों में द्योत शासन 1919 से और केंद्र में द्योत शासन 1935 से। ठीक है, ये जो अधिनियम है ना, इस अधिनियम के ही भारत का संविधान में 2/3 भाग इसी से लिया गया है। इस अधिनियम से ही भारत के संविधान में कितना भाग लिया गया है? 2/3। भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है उसका 2/3 इस संविधान अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम का 2/3 भाग तो डायरेक्ट भारत के संविधान में ऐसे के ऐसे उठा लिया गया। इस अधिनियम में क्या थे? 321 तो आर्टिकल थे। ठीक है, 14 भाग थे। ठीक है, 321 तो आर्टिकल, 14 भाग और 10 अनुसूची, 10 अनुसूचियां थी इस अधिनियम में, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, इससे सांप्रदायिक प्रणाली को फिर बढ़ावा दिया गया और दलितों को भी वोट का प्रत्यक्ष निर्वाचन, दलितों को भी वोट देने का प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए गए। तो इस अधिनियम के तहत और सांप्रदायिकता प्रणाली को बढ़ाया गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, एक संघीय न्यायालय की स्थापना इस एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत बर्मा को, जो बर्मा देश है, उसको भारत से अलग किया गया। ठीक है, भारत से अलग देश घोषित किया गया बर्मा को। ठीक है, इस एक्ट के तहत 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई जो बैंक है उसकी स्थापना की गई, एक केंद्रीय बैंक की घोषणा की गई जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। ये जो आरबीआई के नाम से घोषणा की गई थी, ये आसवर्थ, जिसका जो प्रथम अध्यक्ष गवर्नर बनाया था, प्रथम आरबीआई का जो पहला गवर्नर था वो था आसवर्थ स्मिथ। आसवर्थ स्मिथ इसका पहला गवर्नर था, आसवर्थ स्मिथ आरबीआई का। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर था सीडी देशमुख। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जामों में। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर सीडी देशमुख, और इस समय जब बनाया था तो इसका पहला गवर्नर आसवर्थ स्मिथ। ठीक है, इसके बाद इस अधिनियम के तहत और क्या हुआ था? इस अधिनियम के तहत भारत में 2/3 भारतीय संविधान, हाँ ठीक है, ये अधिनियम हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बारे में भी कुछ जो हमारे विद्वान थे उन्होंने कुछ खत्म कहे हैं इस अधिनियम के बारे में भी। इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सारे जो लाइनें लिखी ये सब क्वेश्चन है, एक तरह से मान के चलो, आप कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस अधिनियम को क्या कहा है? सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में क्या कहा है कि हमें एक ऐसी कार्ड दी गई है, हमें एक ऐसी कार्ड दी है जिसमें ब्रेक तो ठीक है लेकिन इंजन खराब है। हमें ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो ठीक है लेकिन इंजन खराब है। ये जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में कहा, उनकी प्रतिक्रिया दी। उसके बाद इसको जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसने इसको सड़ी हुई योजना बताया। वो पाकिस्तानी था ना, इसलिए उसने वैसा ही कह दिया, सड़ी हुई योजना। सड़ी हुई योजना कहा गया इसको जिन्ना के द्वारा। उसके बाद जो एटली था, एटली, उसने कहा था इसको अविश्वास का प्रतीक, अविश्वास का प्रतीक कहा इस योजना को। तो ये थे आज के हमारे 1909 का, 1919 का और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आने वाले एग्जामों में, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे एक्ट हमारे कंप्लीट होते हैं, और इस एक्ट के तहत
अब इन चीजों को आप एक बार नोट डाउन करना और इन तीनों वीडियो को आप वापस दोबारा देखना, और एक शुरू से जो हमने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, वहां से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक आप दोबारा से एक शॉर्ट में अपने हिसाब से नोट तैयार कर लेना इस वीडियो के जरिए, और उनको देखना कि आप कितने एग्जामों में उनसे क्वेश्चन आते हैं और कितने एग्जामों में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अब हम कल से शुरू करेंगे, इसमें भारत संविधान को शुरू करेंगे। अब शुरुआत संविधान में क्या है, कैसे है, भारत शासन, पहले मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, संसद, सब अब एक एक तरीके से जल्दी जल्दी करेंगे। ये था, अब तक समझाना जरूरी था। अब किस तरह से संविधान का निर्माण होता है वो हम कल से जानेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ और शेयर करें इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए, आराम से मस्त रहिए, खुश रहिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।